गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल इंक्लूड न्यूमेरिकल आल्सो एंड theoretical questions also. So first question is 4% urea solution is isotonic with 12% solution of other organic compound. Calculate the molecular mass of compound A. इसको हम कैसे करेंगे? हमको क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड ए, और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पर मैंने C को क्या लिखा है? C क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या मैं C को यहाँ पर W/M लिख सकती हूँ? तो C को मैंने यहाँ पर लिखा है W/M RT/V। ये वैसा ही यहाँ पर आ गया। ओके, सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4% यूरिया सॉल्यूशन। 4% यूरिया सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर क्या लिया है मैंने? अगर मैं इसको टोटल को 100 मान लूँ तो 4% को क्या मैं 4 लिख सकती हूँ? अगर पूरे वॉल्यूम को मैं 100 मान लूँ तो क्या मैं 4% को 4 ग्राम या 4 लिख सकती हूँ? अगर मैं 100 ग्राम मान लूँ टोटल वॉल्यूम तो क्या मैं यूरिया को 4 ग्राम मान सकती हूँ? तो मैंने यहाँ पर यूरिया सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 लिया है 4 इंटू आर इंटू टी अपॉन 60 क्या है यहाँ पर? इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो 60 इंटू वी क्या है यहाँ पर? मैंने माना है कि ये टोटल वॉल्यूम कितना है? 100 है इंटू 1000। ओके, क्योंकि ग्राम्स में मैं कर रही हूँ इसलिए इंटू 1000। इसी तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% ऑफ कंपाउंड ए, तो पाई 2 कितना हो जाएगा? 12 इंटू आर इंटू टी अपॉन एम इंटू 1000, 100 इंटू 1000। यहाँ पर मैंने m क्यों लिखा है? क्योंकि इसका तो हमको मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। हमें नहीं पता है कि ये कंपाउंड A क्या है। Now isotonic solutions have same osmotic pressure. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं? सेम होते हैं। दैट मीन्स पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को आमने सामने लिख दी है, और अब हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से क्या कट रहा है। तो 100 से 100 गया, 1000 से 1000, RT से RT गया, बचा क्या हमारे पास में? 4/60 इज इक्वल टू 12/m। तो क्या मैं यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकती हूँ? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। m की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर? 180। Therefore the molecular mass of compound A is 180। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो हमें फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर ऐसे करना है। क्वेश्चन आप देखो, 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन. Osmotic pressure of solution is same as a solution of glucose in water. Calculate the mass of glucose present in 1 liter solution. Molecular mass दे रखा है ग्लूकोज का 180 और यूरिया का दे रखा है 60 ग्राम्स। इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे? इसका सॉल्यूशन वही ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पर पाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि ये जो दो सॉल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। मतलब ये कैसे सॉल्यूशन हो गए? आइसोटोनिक हो गए। कौन कौन से? एक तो पाई 1 जो कि है यूरिया, और एक पाई 2 है जो कि क्या है? ग्लूकोज है। पाई 1 को मैंने और कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ W1/M1 RT/V और W2/M2 RT/V। V यहाँ पर दोनों का सेम है इसलिए ना लिखूँ तो भी चलेगा, इसलिए मैंने लिखा है W1/M1 RT and W2/M2 into RT। ओके, बस वैल्यू दी हुई है, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। W1 दिया हुआ है 15, M1 कितना होता है? यूरिया का 60, RT और RT भी सेम है इसलिए हमने कट कर लिया है। W2 हमको फाइंड आउट करना है, मतलब ग्लूकोज का वेट हमको फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 180। तो क्या यहाँ सर x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और x की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, कितनी आ रही है? 45 ग्राम। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर निकल कर आई है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? द टू सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम। ऐसे दो सॉल्यूशन जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि अभी आप क्वेश्चंस में पढ़ रहे थे कि अगर ये दोनों आइसोटोनिक है मतलब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तभी तो हम कर रहे थे पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। सेकेंड हम लोग देखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशंस व्हिच आर मेड बाय कंपेयरिंग टू सॉल्यूशन अमंग whose osmotic pressure is low is low low or less, sorry, hyper है तो among two the osmotic pressure is high। hyper का मतलब हमेशा क्या होता है? ज्यादा, है ना? among whose osmotic pressure is high is called hypertonic solution। हाइपो का मतलब क्या होता है? हमेशा लेस। तो द सॉल्यूशंस अमंग टू सॉल्यूशंस हैविंग डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर whose osmotic pressure is low is known as हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करूं मैं, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है दोनों में से, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका लेस होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन दोनों का इक्वल हो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसे हम कहेंगे क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? गिव एग्जांपल ऑफ ईच। ओके, तो डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन आर, नंबर 1 ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस का पहला पॉइंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कल हमने बात की थी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है? पार्टिकल्स मूव फ्रॉम अ रीजन फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकेंड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड इन ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। नंबर थर्ड, osmosis takes place only in the solution, जबकि diffusion takes place in gases as well as in solution। gases में भी मौजूद होता है कौन? diffusion, जबकि osmosis नहीं होता है। नंबर 4, it can be stopped or reversed। diffusion cannot be stopped or reversed। diffusion कभी भी stop या फिर reverse नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा डिफ्यूजन का? When KMnO4 मतलब potassium permanganate is added in the container of water, then after some time the violet color spreads in the container. This is an example of diffusion. KMnO4 पिंक कलर का होता है बेटा। अगर आप लोगों को याद है और आप केमिस्ट्री लैब में आए थे और आपको एक पिंक कलर का सॉल्यूशन मिला था, जो कि टाइट्रेशन जो मैं 12th क्लास को करवा रही थी, तब आपने पूछा था ये क्या है? पिंक कलर का जो सॉल्यूशन हम भरते हैं उसमें ब्यूरेट में, और मैंने थोड़ा सा बताया था तुम लोगों को, दैट इज KMnO4। तो क्या हुआ था? मैंने KMnO4 के क्रिस्टल्स लिए थे और सिर्फ पानी में डिसॉल्व किया था, है ना? तो उससे क्या हो गया कि पूरी पानी में कौन सा कलर फैल गया? वॉयलेट कलर हो गया या फिर पिंकिश कलर उस वाटर में आ गया। तो दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। Okay, osmosis का example, if we put grapes in a concentrated solution of NaCl, then grapes shrink. But if we put the grapes or kismis in the pure water, they swell. This is the example of osmosis. अगर हम लोग grapes को किस में डालें? अगर हम लोग नमक के solution में डालेंगे, तो आप देखोगे कि grapes कैसे हो जाती है? Shrink हो जाती है। लेकिन अगर grapes को आप किस में डालोगे? पानी में डालोगे प्योर, तो वो स्वेल अप हो जाएगी। So that is example of osmosis. The boiling point of benzene is 353.23. The boiling point of solution becomes 354.11 Kelvin on dissolving 1.80 gram of volatile solute in 90 gram benzene. Calculate the molecular mass of the solute. Kb for benzene is given 253 kilo kg per mole.
तो यहाँ पर हमको डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी। जब इस फॉर्मूले को हम लोग अलग से लिखेंगे, मतलब यहाँ पर एम बी कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टीबी इधर आ जाएगा एंड एम बी यहाँ पर आ जाएगा। तो एम बी का फॉर्मूला, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मतलब एम बी निकालना है ना। तो एम बी को इधर लाऊंगी, डेल्टा टी बी को नीचे लाऊंगी, तो हमारे पास में ये एम बी का फॉर्मूला बन गया है के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। बस हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। के बी यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 253 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा टी बी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सॉल्यूट ऐड करने पर 354.11 kg था और प्योर बेंजीन का इतना था, तो डेल्टा टीबी क्या मैं निकाल सकती हूँ, इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो यहाँ पर डेल्टा टीबी निकल जाएगा। तो 354.11 माइनस 353.23 इज इक्वल्स टू कितना, 0.88, है ना। अब हमें डेल्टा टीबी मिल गया है, डब्ल्यू बी हमको दिया हुआ है 1.80, डब्ल्यू ए हमको दिया हुआ है 90 ग्राम। बस अब इसको क्या करना है, हमको वैल्यूज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और यहाँ पर हमको एम बी की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पर करनी है। तो कितनी निकल कर आएगी, 2.53 अपॉन 0.88 इंटू 1.80 अपॉन 90 इंटू 1000, कितनी आ जाएगी, 58 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से अगर आपको एम बी पूछ लिया जाए और डेल्टा टी बी जो है वो आपको इस तरीके से दे दिया जाए, तो ये आपको मेथड फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.68 केल्विन on dissolving 25.6 gram sulfur in 1000 gram naphthalene. Determine the molecular formula for sulfur. KF दिया हुआ है 6.8 केल्विन kg पर मोल। The solution will be, वही हमने डेल्टा TF का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। अब डेल्टा TF हमें MB फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा TF को नीचे ले जाऊंगी और MB को इधर ले आऊंगी। ओके, बाकी सब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। KF दिया हुआ है 6.8 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF जो है वो कितना है, 0.68, क्योंकि दिया हुआ है ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, ये दिया हुआ है। तो KF कितना है, 6.8 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF दिया हुआ है 0.68 केल्विन। WB जो है वो दिया हुआ है 25.6 ग्राम। WA है कितना, 1000। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें MB यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ से MB मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ B कितना आया है, 256। अब क्वेश्चन में हमको ये पूछा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर, ये तो मास आ गया, क्वेश्चन में पूछा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर। MB जो कि सल्फर है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर बी SX। ओके, तो आपको पता है कि सल्फर जो होता है वो या तो S2 में फाउंड होता है, S4 होता है, S8 होता है। मतलब सिंगल सल्फर तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा किसी ना किसी से, या तो एक से या तो दो से, ये हमेशा बॉन्ड करता हुआ ही आपको मिलेगा। मतलब एक सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32। ओके, तो इसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज SX। S तो एक सल्फर है, X मतलब कितना ये बना रहा है बॉन्ड, कितने सल्फर से और बना रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर X लगा दिया। ओके, तो X इंटू 32 इज इक्वल टू 256। मतलब इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास जो हमने निकाला है वो तो हमें पता है कितना, 256। एक मॉलिक्यूलर सल्फर का कितना होता है, 32। अब ये कितने से बॉन्ड बना रहा है ये तो हमें नहीं पता और ये हमको निकालना है। तो x इंटू 32 इज इक्वल टू 256। तो x यहाँ पर निकल कर कितना आता है, 8, बिकॉज 256 अपॉन 32 इज इक्वल टू 8। तो x इक्वल्स टू 32, देयरफॉर मॉलिक्यूल x हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। बस SX अगर लिखा है तो हमें x की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है, 8। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर इज S8। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो गया, S8। बेटा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि फ्रीजिंग पॉइंट का आपको ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है,
तो ये ग्राफ मैंने क्लियर बनाया है आज यहाँ पर कि जो वेपर प्रेशर और किसका यहाँ पर टेम्परेचर के बीच का ये ग्राफ है। इधर वेपर प्रेशर का ग्राफ है या सॉरी इधर वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कि एक सब्सटेंस का वेपर प्रेशर और उसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं पहले ये देखेंगे हम लोग। ऐसा टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर जो होता है वो हो जाता है इक्वल टू इट्स सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर ये जो पहली लाइन है वो सॉलिड स्टेट की लाइन है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर हमें पहले से पता है कम होता है, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करने के साथ साथ में वेपर प्रेशर और कम होता जाएगा। तो हमेशा ये कैसा डिक्लाइन वाला ग्राफ होता है। तो यहाँ पर ये डिक्लाइन हो रहा है कि सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम कर रही हूँ। अब दो लिक्विड मैंने लिया है, एक लिक्विड मैंने लिया है प्योर लिक्विड और दूसरा लिक्विड मैंने लिया है कि ऐसा लिक्विड जो कि सॉल्यूट ऐड करने पर क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर प्योर लिक्विड की मैं बात करूँ तो ये वाली जो लाइन है अगर ये यहाँ कट कर रही है तो इस पॉइंट को मैंने डिनोट किया है डेल्टा सॉरी TF नॉट से। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये प्योर लिक्विड का या प्योर लिक्विड और सॉलिड का ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है, उसी लिक्विड के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जो डैश वाली लाइन है ये मैंने सेकेंड लिक्विड को डिनोट की है, मतलब लिक्विड तो यही है बस उसमें जो है वो क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए हैं तो वेपर प्रेशर कम होना ऑब्वियस ही बात है। अब ये जो सॉल्यूट के साथ में जो लिक्विड है ये जिस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड को क्रॉस करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, TF हो जाएगा। ओके, TF मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर सॉल्यूट ऐड करने पर जो है जो लिक्विड है और जो सॉलिड है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, उसको हम लोग ने क्या डिनोट किया है, TF से। तो डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यही होगा है ना। कितना कम हुआ कि भाई प्योर स्टेट में तो इतना था, सॉल्यूट ऐड करने पर इतना हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो डेल्टा TF इज द चेंज इन टेम्परेचर जो कि इसके इक्वल होगा TF नॉट माइनस TF के। ओके, और उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन हमने की थी। तो ये हमारा क्लियर ग्राफ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था ग्राफ इसलिए ये मैंने वापस एक्सप्लेन किया है। ओके, so thank you for today and we'll continue in the next class the new chapter. Okay, have a good day.